बड़ी खबर बता दें, आपके पास लौटूंगी पंकज। काठमांडू एयरपोर्ट पर 400 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार भारत सरकार किस तरह की बातचीत कर रही है जिससे जल्द से जल्द इन भारतीयों को वापस लाया जा सके। वायुसेना के 2 विशेष विमान काठमांडू जा सकते हैं, हालांकि इसकी परमिशन अभी फिलहाल ली जा रही है और बातचीत इसको लेकर ही हो रही है। पंकज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, वायुसेना के 2 विमान जाने की सूचना है, क्या बातचीत सफल हो गई है या फिर बातचीत अभी की जा रही है कि कैसे इन 400 फंसे भारतीयों को वापस हिंदुस्तान लाया जाए? देखिए, भारत सरकार की तरफ से कल से ये प्रयास किया जा रहा है। जो उनके नागरिक 450 के आसपास नागरिक हैं, वो एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, उनको किस तरह से सुरक्षित वापस लाया जाए। हालांकि पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि आज 12 बजे से जो है स्थिति सामान्य हो जाएगी और एयरपोर्ट को खोल दिया जाएगा। उसके बाद सब लोग वापस जा सकेंगे। लेकिन अब जो अनिश्चित काल के लिए एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से जो है एयरफोर्स का 2 विमान यहाँ भेजने की तैयारी है। सेना के साथ लगातार कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। जो इंडियन एम्बेसडर नवीन श्रीवास्तव है काठमांडू में, वो आर्मी चीफ के साथ लगातार संपर्क में है, किस तरह से वो विमान भेजा जाए। सबसे बड़ी मुश्किल इस बात को लेकर है, जो एयरपोर्ट के जो एटीसी के ऑफिसर्स हैं, जो उनके कर्मचारी हैं एटीसी के, जो वहां पे इमिग्रेशन के कर्मचारी होंगे, उनको एयरपोर्ट तक कैसे लाया जाए। किस तरह से एयरपोर्ट संचालन सिर्फ सेना तो नहीं कर सकती है, उसके लिए जो लोग हैं उनको उन ऑफिशियल्स को अपने उनके घरों से लेकर काठमांडू एयरपोर्ट तक कैसे पहुंचाया जाए, जिसके बाद वहां एयरपोर्ट को शुरू किया जा सके। वहां जो लैंडिंग और टेक ऑफ की जो प्रोसेस है, टेक्निकल प्रोसेस, जो सारे टेक्निकल लोग एयरपोर्ट आ जाएंगे, उसके बाद उन विमानों को यहाँ पर लाया जा सकता है। तो नेपाल आर्मी जो है इस बात में लगी हुई है। उनको सारे सभी के कॉन्टैक्ट ढूंढे जा रहे हैं कि कौन लोग वहां ऑफिशियल्स हैं, उनको एयरपोर्ट पर ले जाके, और उसके बाद जैसे ही वो ऑफिशियल जो है काठमांडू एयरपोर्ट पर वहां पे लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए वहां पे टेक्निकल सारे काम हो जाएंगे, उसके बाद दिल्ली से विमान यहाँ पे आ जाएगा। कुछ प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करने होते हैं जिसके बाद ही ये जो बातचीत चल रही है उसमें किस तरीके से इवैक्यूएट किया जाएगा। सेना के विमान का इस्तेमाल किया जाएगा, नॉर्मल प्लेन वहाँ पर जाएगा क्योंकि एयर स्ट्रिप तो बंद है, एयरपोर्ट बंद है। अब 400 जो भारतीय फंसे हुए हैं, आप संख्या तकरीबन 450 बता रहे हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये भी बना हुआ है पंकज कि आखिरकार पूर्व प्रधानमंत्री ओली कहाँ हैं? क्या वो नेपाल से रवाना हो चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं अपनी जान बचाकर, या फिर ये वहीं पर मौजूद है किसी गोपनीय स्थान पर? हाँ जी, बिल्कुल। वो आर्मी के जो है एक सिक्योर लोकेशन पर उनको रखा गया है। जो न सिर्फ केपी ओली को, बल्कि देश के जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, उनको भी एक सिक्योर लोकेशन पर रखा गया। जो और बड़े नेता हैं जिन पर कल हमले हुए थे, प्रचंड को भी एक सिक्योर लोकेशन पर रखा गया है। सेना की तरफ से इन लोकेशनों को डिस्क्लोज नहीं किया गया है और किसी को नहीं करने के लिए कहा गया है, लेकिन एक सिक्योर लोकेशन पर उनको ले जाके रखा गया है ताकि उनके ऊपर कोई भी इस तरह जान का खतरा ना आ सके। पंकज, जब नेपाल के पूर्व पीएम क्योंकि सामने नहीं आए हैं, उनको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अगली कमान किसके हाथ में जाएगी? कौन कौन से वो नाम हैं जो सबसे आगे चल रहे हैं? क्या जो करंट मेयर है वो अब अगले प्रधानमंत्री होंगे नेपाल के? तरह की अटकलें अभी लगाई जा रही हैं, जैसे कि काठमांडू के मेयर हैं बालेंसा, उनका नाम चल रहा है। जो फॉर्मर होम मिनिस्टर हैं राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने, जो कल ही जेल से बाहर आए हैं, उनका नाम चल रहा है। ये 2 नाम इसलिए भी चल रहे हैं, यहाँ पे लोगों के बीच में चर्चा है क्योंकि ये दोनों यूथ हैं और इस प्रोटेस्ट को इन्होंने पूरा का पूरा सपोर्ट किया हुआ था। बल्कि इस प्रोटेस्ट के सपोर्ट में रवि लामिछाने ने तो अपनी पार्टी के 21 सांसदों का सामूहिक इस्तीफा सबसे पहले करवाया था। उनकी डिमांड है कि संसद को भंग किया जाए और तब कोई बातचीत आगे की जाएगी। तो ये 2 नाम अभी चल रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ सेना के हाथ में है। सेना किस तरह से इसको आगे बढ़ाना चाहती है। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि नेपाल में अभी बहुत बड़ा संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। यहाँ न इस समय संसद है, न सरकार है, कुछ भी नहीं है। तो किस तरह से शासन व्यवस्था चलाई जाए, क्या नेपाल का संविधान अभी भी है या नहीं है, इसको लेकर भी संशय है। क्या इसी संविधान के तहत काम कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी, देश का शासन चलाया जाएगा, या कोई नया संविधान फिर से इस देश में लाया जाएगा? ये भी सबसे बड़ी बात है। सेना इसको किस तरह से आगे ले जाती है, ये देखना होगा।
तो आपको अपडेट बता दें कि बालेन शाह को क्या बागडोर दी जाएगी नहीं। मेयर के तौर पर काठमांडू में कई सुधार उन्होंने किए हैं और माना जा रहा है कि जो 2 दिन से प्रदर्शन और हिंसा चल रही है कि मास्टरमाइंड यही है। और जो नागरिक हैं काठमांडू के वो भी चाहते हैं कि लामिछानों को बागडोर दी जाए। उनके लिए सबसे ज़्यादा समर्थन वहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेरे सहयोगी पंकज तमाम जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन पंकज, अमूमन इस तरह की स्थिति में देखा जाता है कि सेना फोर फ्रंट में रहती है, सेना के हाथ में कमान आ जाती है और कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं होता है जो उस देश को चलाए, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए, सेना टेक ओवर कर लेती है। ये नेपाल का सिचुएशन कुछ अलग है। जैसे पाकिस्तान में सेना सीधे टेक ओवर करती है या अन्य देशों में सेना टेक ओवर करती है। नेपाल में वैसा नहीं। नेपाल आर्मी जो है वो बहुत ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करती है। अभी भी नेपाल आर्मी जो है, नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन जो अब तक बरकरार है वो उसके हिसाब से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अपने बयान में लगातार ये बात कहा है कि हम नेपाल के संविधान के प्रति और नेपाल की जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। सेना अभी भी फ्रंट में नहीं है। कल कुछ समय के लिए एक खबर आई थी कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। उसको भी ये पता लगा है कि आर्मी ने ये बात कहा है कि नहीं, कम से कम कोई एक इंस्टीट्यूट तो रहे। सरकार चली गई कोई बात नहीं, लेकिन एक इंस्टीट्यूट ऐसा रहे जो जिसको आगे करके सेना जो है बाकी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन वो संभाले। तो राष्ट्रपति अभी हैं। राष्ट्रपति कोई भी फैसले अभी देश के बारे में जो लेने होंगे वो राष्ट्रपति लेंगे, हालांकि सेना की सलाह से लेंगे। लेकिन सेना खुद अपने हाथों में सारा एग्जीक्यूटिव पावर नहीं लेना ठीक है। चाहती है। अभी तक ऐसा नहीं दिख रहा है।